गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दीपक कुमार केमिस्ट्री पॉइंट से बोल रहा हूँ मैं। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो है क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री का, और इसमें कंप्लीट हम लोग सॉल्यूशन से बात करेंगे एनसीईआरटी का विथ एक्सप्लेनेशन। तो जो भी बच्चे अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले क्या करेंगे, वो वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, है ना। और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन से, और क्वेश्चन आपके सामने ये, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बीन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। सब ये क्वेश्चन को मैंने एक पूरे कंप्लीट पार्ट में बताया गया है ना। तो जो भी बच्चे क्या करें, उस वीडियो को नहीं देखें, उस चैप्टर के वाले पार्ट को नहीं देखें, सबसे पहले क्या करेंगे उसको जरूर देख लेंगे, है ना। इसमें हम लोग करते क्या है कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस या एयर के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ना। वो प्रोटेक्टिव लेयर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फाइड का हो सकता है। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, ताकि मैग्नीशियम डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड दे बर्न विथ वेरी गुड फ्लेम, है ना। तो हम लोग बोलते क्या है, तो सिंपली क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है बर्निंग इन एयर से, तो ताकि उसका क्लीनिंग मतलब इसका जो लेयर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए एयर के साथ, और ये बढ़िया से बर्न कर पाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइंड कर रहे हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। इसका आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट है, ये दोनों आपस में मिलकर बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। सारे का सिंबल आपको याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन कौन सा स्टेट पाया जाता है, गैसेस स्टेट में। क्लोरीन कौन सा, गैसेस स्टेट में। तो H2 प्लस Cl2 दोनों चूंकि गैस है तो डायटोमिक होंगे। रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा, 2HCl, है ना। उसी तरह से बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 होता है। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का होल 3 होता है। ये रिएक्शन करने के बाद बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाता है। बैलेंस करने के लिए सिखाया गया, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उस तरह के एलिमेंट को पिकअप करते हैं जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ना, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में हो। तो इस तरह 3 मोल ऑफ BaCl2, है ना, और यहाँ पे 2 मोल ऑफ AlCl3 दोनों लगा देंगे तो ये रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगा। तीसरा जो सोडियम प्लस वाटर है, तो सोडियम का मतलब सिंबल क्या होता है, Na प्लस H2O। ये रिएक्शन करके 2NaOH प्लस H2 बना देता है। 2 मोल दोनों साइड लगा देना है, 2Na प्लस 2H2 2NaOH बन जाएगा, तो वो रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका एनसीईआरटी का है ना। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, है ना। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या है कि बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया जा रहा है सोडियम सल्फेट के साथ इन वाटर। तो ये क्या बना रहे हैं, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल का मतलब क्या है कि वो प्रिसिपिटेट बना रहा है, ये याद रखना है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बना रहा है, मतलब एक्वस पार्ट में होगा वो। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर बोल रहा है, मतलब एक्वस हो जाएगा टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। जो भी बच्चे सबसे पहले क्या किए हैं, जो प्रीवियस वीडियो जो इस चैप्टर का कंप्लीट एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर बताया गया, उसको जरूर देखेंगे ताकि आपको ये सब समझ में आएगा। तो सिंपली क्या किया है, यहाँ पे उसको फार्मूला को हम लोग फॉर्मुलेट कर दिए और सारा बैलेंस करके दिखा दिए। आपको क्या होना चाहिए, केटायंस एंड आयंस याद होना चाहिए, है ना। जो क्लास 9 में पढ़े थे, आपको फार्मूला लिखना आना चाहिए, तभी हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, है ना। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। फिर दूसरा इसी में क्वेश्चन अटैच किया गया है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन वन एबव विथ वाटर। ठीक है, तो कौन सा सब्सटेंस एक्स है जिसको हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, तो सिंपल सा इसका वाइट वॉशिंग में जो यूज़ किया जाता है बताया गया था, क्विक लाइम का यूज़ करते हैं हम लोग। क्विक लाइम का फॉर्मूला भी बताया गया था कि CaO होता है। CaO जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, क्विक लाइम कन्वर्टेड हो जाता है स्लैक्ट लाइम में। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि द सब्सटेंस व्हिच सॉल्यूशन इन वाटर इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। इट्स फार्मूला इज CaO। और इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूलाज या सिंबॉलिक इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, CaO प्लस H2O, जो रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सारे का फिजिकल स्टेट हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड किस स्टेट में रहता है, सॉलिड में, वाटर लिक्विड में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में। तो इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 1.7 दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस केस, है ना। तो एक्टिविटी 1.7 में कुछ बताया गया था, इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया था वाटर का, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं,
कि वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, तो इसमें देखा क्या जाता है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, तो 2 मोल ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बनता है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनता है। तो यही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है कि डबल क्यों बनता है। तो क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं 2 मोल ऑफ वाटर लेते हैं, तो वो क्या बनाता है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, है ना, जो इक्वेशन से पता चल जाएगा। तो इक्वेशन के द्वारा हम लोग जो रिएक्शंस को बैलेंस करके देखते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि 2 पार्ट्स ऑफ, जब हम लोग वाटर यूज करते हैं तो 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन के कंपेरिजन में जो हाइड्रोजन गैस बनता है वो ट्वाइस बनता है। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। ये हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया गया था 3 तरह का होता है, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ मतलब बताया गया था, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, सारा चीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मतलब जब आयरन नेल को हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे कि व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंबाइंड विद द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इट विल डिस्प्लेस द मेटल्स, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे वही चीज़ का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंटेनिंग आयरन नेल मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट्स कलर विल बी चेंज, है ना। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। ये किसका पार्ट है, तो बताया गया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा याद रखना है कि हम लोग को करना क्या होता है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, उस वीडियो में बताया गया था कि आप लोग के लिए क्लास 10 में जो पढ़ना है वो पोटासियम होगा, ठीक ना। पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, तो हम लोग बोलते थे सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल में प्लेटिनम का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ इसका आंसर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें लिखा क्या गया है एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ कि व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, तो बताया मैंने इसके पीछे अभी। द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, है ना, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन विल डिस्प्लेस द कॉपर, और कॉपर यहाँ पे डिपोजिटेड हो जाएगा इस तरह से। फेरस सल्फेट का यहाँ पे जो कलर होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है, इसी कारण वहाँ पे ग्रीनिश सॉल्यूशन बोला गया है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो कलर जो होता है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में जो होता है ब्लू सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे इसी में बात कर सकते हैं कि जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कभी भी होना है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग सर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो आप इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं। आपको अगर वैलेंसी याद है तो याद रखना है कि जिसका वैलेंसी 1 होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वैलेंसी 2 वाला से। लेकिन ये सारे केसेस में हम लोग अप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है कुछ एलिमेंट के लिए, है ना। इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशन है, इसको याद रखना है। इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि 1 वैलेंसी वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2 वाले वैलेंसी से, लेकिन वहाँ पे भी साइज पे डिपेंडेंट होता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.110। तो एक एग्जाम्पल हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देना है जो एक्टिविटी 1.10 से डिफरेंट होगा। तो कोई भी हम लोग इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एसिड बेस का ही रिएक्शन लिखें, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या बताया गया था कि इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस होता है। कैटायंस और एनायन का क्या होता है, इंटरचेंजिंग होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग NaOH बोल रहे थे, Na पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, OH पे है नेगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस हुआ है, इसका OH चला गया उसके H के साथ और उसका जो नेगेटिव चार्ज Cl है वो आ गया Na पॉजिटिव के साथ, तो बन गया फॉर्मेशन क्या है NaCl और वाटर। तो इस तरह इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है ना। और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो आप इसका आंसर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पे आते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस व्हिच आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है, तो इसको हम लोग को पहचानना है। रिएक्शंस दिया हुआ है 4 मोल ऑफ Na, 1 मोल ऑफ O2, ये रिएक्ट करके बना रहा है 2 मोल ऑफ Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मिलके ये क्या बना दे रहा है, कॉपर प्लस
वाटर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन किया गया है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं एडिशन अगर ऑक्सीजन का होता है किसी भी सब्सटेंस पे तो वो जनरली ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे यहाँ सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होने वाला कौन सा है, तो सोडियम, क्योंकि ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब किसी से ऐड हो जाता है तो वो खुद रिड्यूस्ड हो जाता है, इसीलिए लिखा गया है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज सोडियम और बिकॉज इट गेन्स ऑक्सीजन। और इस केस में क्या हो जाएगा, तो कॉपर यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि कॉपर लॉस कर रहा है ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन वहाँ से ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज वाला सोल्यूशन था, इसके पीछे जितना जो हम लोग पढ़े थे वो सारा इन टेक्स्ट का क्वेश्चन था। अब हम लोग टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर करेक्ट। यहाँ पे एक रिएक्शंस दिया हुआ है, इस तरह के रिएक्शंस एग्जाम में भी दिए रहते हैं, उसमें से पूछा जाता है इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में क्या है देखना है ध्यान से। 2PbO है ना, लेड ऑक्साइड को हम लोग कार्बन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, लेड बन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे भी इसके पीछे जस्ट हम लोग बात किए हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड से लेड बन जा रहा है, मतलब लेड क्या हो रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। तो जो भी इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा आंसर क्या हो जाएगा आपका ए और बी, ठीक है। आपको याद रखना है इसमें क्या कि यहाँ पे लेड ऑक्साइड से रिमूवल हो रहा है, अगर कोई ऑक्सीजन को लॉस करता है तो रिड्यूस हो रहा है, अगर कोई ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कंपाउंड का या कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन में आसानी से पहचान सकते हैं कि अगर कहीं पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, कहीं पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। ऐसे डिफरेंट हम लोग टर्म्स के द्वारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आगे क्लास में हम लोग समझेंगे इस चीज़ को, है ना। इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में भी बोला जाता है, अगर किसी कोई भी स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है मतलब क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये सब सारा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11-12 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है Fe2O3 + 2Al है ना, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और Al2O3 + 2 मोल्स ऑफ आयरन बना रहे हैं। तो पूछ रहा है कि द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, ये किस तरह के रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। तो सिंपली यहाँ क्या देख रहे हैं, आयरन के साथ ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन फिर से चला गया एल्युमिनियम के साथ, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिएक्शन एग्जाम्पल था। तो जो भी ऑप्शन था वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला ऑप्शन शायद डी में था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, है ना, कि अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कर दें, आयरन फिलिंग के साथ अगर ऐड कर दें तो इसमें कौन सा सही होगा। तो HCl का रिएक्शन जब आयरन के साथ करते हैं तो HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आयरन को वो क्या कर देगा, तो आयरन का वो सॉल्ट बना लेता है, FeCl2 बना लेगा और वहाँ से कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर वही चीज़ हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो ऑप्शन नंबर ए में ये है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो ये चीज़ इस चीज़ को बताया गया था, है ना, वीडियो में कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल इन बोथ साइड मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, तो इसके पीछे रीजन बताया गया था, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो ये भी बताया गया था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। अब ये आपको डिफरेंट एक्सप्रेशन दिया है, इसको क्या करना है, तो इसको सबसे पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद ये बन जाएगा आसानी से। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या है। तो जितने भी गैसेस होते हैं मेनली सारे गैसेस जो होते हैं वो डायटोमिक होते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो H2+ यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है तो NH3 बनाता है, जिसको अमोनिया बोलते हैं हम लोग। तो रिएक्शन को उस तरह से बैलेंस कर देंगे हम लोग, बन जाएगा ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को बोलते हैं। इसको एयर मतलब O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H2O और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव, तो इस तरह से सारे का हम लोग लिख सकते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू फॉर्म क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट हो जाएगा। तो सारे का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फिर नीचे पोटासियम का रिएक्शन था वाटर के साथ, तो क्या बन रहा था, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो आपको एक चीज़ पहले सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि किस पे कितना पॉजिटिव चार्ज, किसका कितना वैलेंसी होता है, किस पे कितना चार्जेज होते हैं, वो याद होना चाहिए, ठीक ना।
इसके साथ साथ आपको सारे का फार्मूला याद होना चाहिए। सल्फेट का फार्मूला SO4 होता है, हाइड्रोक्साइड का फार्मूला OH होता है, इस तरह से उसके वैलेंसी के साथ तभी आप क्या कर पाइएगा, केमिकल फार्मूला को लिख पाइएगा, और केमिकल फार्मूला लिख पाइएगा तभी जाके केमिकल इक्वेशन लिख पाइएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चार्जेज जो हैं कैटायंस एनायंस का जो 9 क्लास में दिया हुआ है उसको याद कर लेना है। उसके बाद ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले केमिकल फार्मूला आप सही से लिखिए, केमिकल फार्मूला सही हो जाएगा तो केमिकल इक्वेशन भी आसानी से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग केमिकल फार्मूला गलती लिख लेते हैं और रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन वो बैलेंस नहीं हो पाता, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इन सिमिलर क्वेश्चन ये भी है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फार्मूला जी इक्वेशन, या हम लोग सिम्बॉलिक इक्वेशन बोल सकते हैं, इसको आपको बैलेंस करके दिखाना है। तो इसमें भी वही चीज़ करना है। सबसे पहले सारे फार्मूलाज तो आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें बताया गया था रूल्स कि कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस आइटम को पिक आउट करते हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है। वो मिल जाने के बाद उसको बैलेंस करने के बाद देखते हैं हम लोग जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स में चेंजेज आया तो फिर उसको बैलेंस करते हैं, फिर फाइनली लास्ट वाले आइटम को बैलेंस करते हैं। इसके लिए क्या कीजिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो जो आइटम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कोई भी केमिकल इक्वेशन में, उसको आप क्या कीजिए, एक टेबलेट या टेबल टाइप का बना लीजिए। उसमें कौन कौन सा आइटम वो सारा लिख लीजिए। रिएक्टेंट में कौन सा कितना आइटम है, प्रोडक्ट में कितना कौन सा आइटम है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, पिकअप करके उसको बैलेंस करना सीखिए। ये सारा चीज़ वीडियो नंबर 1 में बताया गया है चैप्टर के। जो भी बच्चे नहीं देखें वो देख लेंगे, उसके बाद ये सब सारा पार्ट आसान से हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी टाइप का है। इसमें भी क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया जा रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। तो सारे को आपको याद रखना चाहिए। क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम, लाइमस्टोन, ये सब सारी चीज़ याद रखना चाहिए। जिंक का रिएक्शन ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ कर रहे हैं, जिंक नाइट्रेट सिल्वर बन रहा है। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बन रहा है। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। तो इस तरह सबका पहले फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला लिखने के बाद वही पिकअप कर लेना है, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम होगा उसको चूज करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड भी इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। बैलेंस करते करते आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज़ आसान हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है सब सारा क्वेश्चंस को घर में। फिर क्या बोला जा रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। पोटेशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाया गया है, बेरियम आयोडाइड के साथ बन रहा है क्या, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम। तो ये भी सिमिलर है, मतलब 5, 6, 7, 8 जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में वो सारे बैलेंस से रिलेटेड है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग के व्यू से, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या फार्मूलाज लिखना आना चाहिए। फार्मूलाज लिख लेंगे तो आप सारा कुछ बना लेंगे। सबसे पहले सारे का फार्मूला लिखिए, फार्मूला सही हो जाएगा तो बैलेंसिंग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। पोटासियम ब्रोमाइड का फार्मूला जैसे बोला गया तो KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, पोटासियम आयोडाइड KI प्लस बेरियम। तो इस तरह से बन जाएगा सारा क्वेश्चन हम लोग लगता है। आप सबसे पहले फार्मूला लिखना सीखनी, बन जाएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो द केमिकल रिएक्शंस जिसमें क्या बोले हम लोग, दो टाइप ऑफ रिएक्शन या द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व, है ना, हीट इवॉल्व विथ या अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। जहाँ कभी भी या जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ अलोंग हम लोग बोलेंगे, अलोंग हीट प्रोड्यूस होता है, तो उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसका बहुत आसान सा एग्जांपल बताया गया था, क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेलेक्ट लाइम और प्लस हीट प्रोड्यूस होता है। तो प्लस हीट कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर प्रोडक्ट में, मतलब वो किस तरह का रिएक्शन होगा, वो हो जाएगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ कार्बन, जितने भी कंबशन रिएक्शंस होते हैं, ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर टाइप्स ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। जो किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है। फिर इसका दूसरा एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला दिया गया है, जो अमोनिया बनाता है। अमोनिया बनाने के साथ साथ वहाँ पे हीट एनर्जी फॉर्मेशन करता है, 76.4 किलो जूल पर मोल के साथ आसपास वो हीट वहाँ एनर्जी रिलीज करता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो ये एक्जोथर्मिक का जस्ट रिवर्स है। इसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व नहीं होकर बल्कि हीट एब्जर्व होता है। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जर्व, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग की बात करते हैं, हीट अगर अप्लाइड कर रहे हैं जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वो सब सारा इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसमें हीट हम लोग नेगेटिव माइनस साइन से दिखाते हैं या फिर एरो के ऊपर हीट दिखा देते हैं। हीट का साइन हम लोग डेल्टा या ट्रायंगल से भी दिखाते हैं। ट्रायंगल का मतलब वहाँ पे हीट समझना है।
तो इस तरह से हम लोग एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो दिया गया है, कार्बन का रिएक्शन सल्फर के साथ किया गया है तो कार्बन डाइसल्फाइड बन जाता है। और माइनस हीट का मतलब क्या है कि वो हीट उधर लग रहा है ना, उधर प्लस में था रिएक्टेंट साइड में, इधर आके माइनस हो गया। तो आप माइनस नहीं लिख के उधर रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट भी लिख सकते हैं। N2 प्लस O2 प्लस हीट लिख के आप लिख सकते हैं 2NO। इस तरह भी, ये भी इस तरह भी लिखा जा सकता है ना। तो एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक हमको लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वाई इज रिस्पायरेशन कंसीडर्ड एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, है ना। कि हम लोग अभी जैसे पढ़े कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है या एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो रिस्पायरेशन क्या होता है, हम लोग कैसे बोल सकते हैं। तो रिस्पायरेशन में एक्चुअली क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है और वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन करता है, और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जाइमेज एंजाइम वहाँ लगता है, जाइमेज बोल रहे हैं आपका, इन्वर्टेज एंजाइम लगता है जो कि उसको कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। तो उस तरह का केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो रिस्पायरेशन में क्या हुआ, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनाने के साथ साथ हीट एनर्जी या एनर्जी हम लोग को देता है। वही एनर्जी हम लोग वर्क में यूज करते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन को एक्जोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन क्या है कि वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। ये सारा बात किया गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस का कम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल बनाते हैं। जबकि इसका रिवर्स क्या होता है, इसका रिवर्स में क्या होता है कि जब कोई एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट अप करके 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ दिखाया गया, जैसे वाटर का यहाँ पे डिकम्पोजिशन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सा गैस बन जा रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस कितना बन रहा है, 2 मोल, और ऑक्सीजन गैस कितना बन रहा है, 1 मोल, है ना। इसे लास्ट जो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था। तो हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो एक दोनों की क्या होते हैं, ये एक दोनों के या एक दूसरे के जो होते हैं ये क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री, या फिर हम लोग बोलेंगे अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। जैसे वहाँ पे वाटर को डिकम्पोज किया गया था, यहाँ पे जैसे वाटर का फॉर्मेशन करवाया गया है, 2H2 प्लस O2 कम्बिनेशन करके 2H2 बनता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, जो हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये इन जनरल रिएक्शन नहीं करता, इसके लिए हम लोग वहाँ पे कुछ कैटलिस्ट देते हैं, है ना। कैटलिस्ट में प्लेटिनम वगैरह दिया जा सकता है, निकेल दिया जा सकता है, PD दिया जा सकता है, जो कि जाके बाद में क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। तो वो कम्बिनेशन का ही टाइप है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे ढंग से, वो फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि कम्बिनेशन का उल्टा को डिकम्पोजिशन बोलेंगे, डिकम्पोजिशन के उल्टा को कम्बिनेशन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि राइट वन इक्वेशन इज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी का एक नया फॉर्म है, 2015 दिल्ली में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को ख्याली क्या किया गया, ट्विस्ट कर दिया गया है ना, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द reactant. Write one equation each for the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. ठीक है। तो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सारा पार्ट बात किया जा रहा है कि कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं 3 तरह के होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सारे का एग्जांपल, तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन जो होता है वो थर्मल हो गया, वाटर का भी बात करें इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाएगा, और सिल्वर ब्रोमाइड का अगर हम लोग फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे तो वो आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी केमिकल रिएक्शन को आसानी से याद कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन में थर्मल का मतलब याद रखना है हीट अप्लाइंग के थ्रू अगर डिकम्पोज करेगा, सनलाइट से अगर कोई डिकम्पोज कर रहा है तो उसको फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, और अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो इस तरह से 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हम लोग को पढ़ने हैं क्लास 10 में, उसको ध्यान से पढ़ना है। सारे रिएक्शंस के एग्जाम्पल को भी याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जो अभी देखें हम लोग 2015 में आया, हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन में ही आ जाए।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग कि अगर कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है ना। when the less reactive element is displaced by the more reactive element। अगर इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस हो रहा है तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे कि ऊपर वाला जो एग्जांपल है, आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर वहाँ से पे डिपोजिट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। नीचे वाले रिएक्शन में क्या हुआ है, तो इंटरचेंजिंग ऑफ आयन हुआ है, AgNO3 प्लस NaCl है ना, AgCl जो वाइट PPT बनाता है प्लस NaNO3। अगर कोई केमिकल रिएक्शंस में प्रिसिपिटेट बन जाता है तो उसको याद रखना, उसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जो आपके सिलेबस में है पढ़ लेना है उसको भी। प्रिसिपिटेट एक्चुअली क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, वाटर में वो इनसॉल्युबल होता है, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रिसिपिटेट पे ही है, व्हाट डू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। ठीक ना, ए रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जो भी बताया गया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस का अगर फॉर्मेशन हो जाता है जो कि सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है, वो जाके नीचे कंटेनर के बॉटम में बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो वेन ए सॉल्यूशन, जैसे इसका एग्जांपल दिखाया गया, वेन ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आपस में मिक्स करते हैं तो यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो कि एक वाइट PPT होता है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को याद रखना है कि डाउन हेडेड एरो से दिखाते हैं हम लोग, डाउन एरो से। ठीक है, तो कहीं पे डाउन एरो से दिखा रहे हैं तो उसका मतलब वो क्या चीज़, किस चीज़ का एग्जांपल हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन का। कहीं अगर अपर एरो से दिखा रहे हैं तो वो गैसेस के इवोल्यूशंस को बताता है ना। अपर एरो से क्या चीज़ को बताएगा, तो अपर एरो बताता है गैस वहाँ से इवॉल्व हो रहा है, वो गैस के फॉर्म में जा रहा है। डाउन हेडेड एरो है तो वो क्या बताता है, डाउन हेडेड एरो आपको बताएगा कि वो प्रिसिपिटेट है, वो वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल है। ठीक है ना, जो क्या करता है, सॉल्यूशन में सेपरेट आउट हो जाता है। सभी प्रिसिपिटेट के हो सकते हैं, अलग अलग कलर हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ याद रखना है, इसको हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल ईच। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, तो सिंपली हम लोग बताया गया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के टर्म में दिया गया है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे सल्फर में क्या किया गया है, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन ए सिमिलर वे मैग्नीशियम को क्या किया गया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हम लोग बोल सकते हैं अगर किसी भी सब्सटेंस से क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है या कहीं कोई स्पीशीज से ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है तो उस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। अगर ऑक्सीजन के कंसेप्ट में बोलेंगे, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के बारे में बात किया गया, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया तो ऑक्सीजन का यहाँ पे रिमूवल हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोल सकते हैं कि रिडक्शन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन का कंसेप्ट वहाँ पे ज़्यादा आता है, ये सब जनरल अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें नहीं आएगा। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है ना, तो जिंक ऑक्साइड के साथ जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, अगर ये ऑक्सीजन यहाँ से जिंक का साथ छोड़ देता है और कार्बन का साथ पकड़ लेता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, है ना। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। अगर एडिशन ऑक्सीजन का हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑक्सीजन का हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स दिया है जिसको हीट करने पे वो ब्लैक कलर का हो जाता है, उस एलिमेंट एक्स का क्या नाम होगा। तो एलिमेंट एक्स जो होता है वो कॉपर होता है ना। ब्लैक कलर्ड कंपाउंड जो होगा वो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, तो रिएक्शन इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, तो रिएक्शन इसमें हो जाएगा 2Cu + O2 जो कि कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो ब्लैकिश कलर का होता है। कॉपर का एक्चुअल कलर क्या होता है, ब्राउन, है ना, लेकिन जैसे ही कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर हो जाएगा ब्लैक। ठीक है,
और जब हम लोग क्या बोलते हैं, एक इससे रिलेटेड पीछे वीडियो था जिसमें हम लोग बात किए थे, वीडियो इसका मतलब जो ये चैप्टर का जो वीडियो था है ना, उसमें कोरोजन ऑफ कार्बन के बारे कॉपर के बारे में बात किया गया था। तो वहाँ पे क्या बना था, तो वहाँ बना था ग्रीन कलर का, जिसको हम लोग मालाकाइट ग्रीन बोल रहे थे, है ना। वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके वो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का कंबाइंड प्रोडक्ट था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि हम लोग पेंट क्यों करते हैं आयरन के आर्टिकल में। तो इसका सिंपल सा आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, रस्टिंग से बचाने के लिए, है ना, आयरन के आर्टिकल में क्या करते हैं, पेंट करते हैं। और भी इसका बहुत सारा बताया गया था कि हम लोग उसमें गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं आयरन को बचाने के लिए। गैल्वेनाइजेशन क्या था, तो गैल्वेनाइजेशन बताया गया था कि जिंक के लेयर को अगर हम लोग आयरन के ऊपर रख देंगे तो जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और आयरन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो इस तरह से आयरन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इस तरह का जो प्रिवेंशन उसका होता है उसको हम लोग सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, जिंक अपना सेक्रीफाइस कर देता है आयरन के लिए। फिर इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका चैप्टर का और एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसके बाद भी एक क्वेश्चन 20 है। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फर्स्ट विथ नाइट्रोजन वाई, है ना। तो नाइट्रोजन जो कि होता है एक बहुत इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है, उसके पीछे रीजन होता है, उसका जो बॉन्ड एनर्जी जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन मतलब N2 एक क्या है, मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसका एनर्जी 941.4 किलो जूल पर मोल होता है, जो कि एक सिंपल सा कंडीशन में या सिंपल सिचुएशन में वो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता, इसलिए हम लोग फूड मटेरियल के साथ उसको मिक्सअप कर देते हैं, ठीक ना। तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता और उस तरह वो फूड मटेरियल बचा हुआ रह जाता है। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जांपल इच, है ना। कोरोजन और रेंसिडिटी। तो कोरोजन किसको बोलते हैं, तो हम लोग बताया गया था कि मेटल्स का अगर जो अपर सरफेस है अगर वो ईटेन अप हो जाए, किसके द्वारा, बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर, है ना, या फिर केमिकल के द्वारा, तो इस तरह का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन सिंपली क्या बोल सकते हैं, एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है किसी भी मेटल का, जिसमें अपर सरफेस उसका क्या हो जाता है, ईटेबल हो जाता है, या ईटेबल या फिर ईटेन अप हो जाता है। किसके कारण होता है वो, एयर मॉइस्चर और वाटर के कारण या डिफरेंट केमिकल्स के कारण हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिखाया है, कोरोजन का जो रस्टिंग वाला पार्ट यहाँ दिखा दिया गया, आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा दिया गया है। आयरन का जब हम लोग सिंपल ऑक्सीडेशन जब करवाते हैं तो सबसे पहले वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है, फिर फेरिक ऑक्साइड कंबाइन करके वाटर के साथ रस्ट का फॉर्मेशन करता है। इसका फार्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। फिर हम लोग रेंसिडिटी किसको बोलते हैं, तो रेंसिडिटी एक क्या होता है, तो रेंसिडिटी हम लोग स्पॉइलिंग ऑफ फूड बोलते हैं, मतलब फूड का भी ऑक्सीडेशन होता है, उसमें भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो उस ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, फूड का जो टेस्ट हो जाता है और स्मेल जो होता है वो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, बैड हो जाता है। तो इससे हम लोग बचाने के लिए डिफरेंट टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि BHA और BHT दो मेन हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसके। BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। सो एवरी स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you very much.